बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आपकी तैयारी बड़ी अच्छी जा रही होगी। अभी हम आज शुरू करने जा रहे हैं एवरीडे साइंस का जो चैप्टर है एनर्जी का। एनर्जी जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और हमारी लाइफ के अंदर वैसे ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं हूं आपका टीचर मियां शफीक और हम पढ़ रहे हैं जनरल साइंस एंड एबिलिटी। Now let's define the energy. When we talk about the energy can be defined as the ability to do work of a person or a system or an individual or anything। जो भी कोई भी चीज़ है जिसके अंदर काम करने की सलाहियत मौजूद हो उसको हम बोलते हैं कि that system has a energy। अच्छा, अब एनर्जी आपको किस किस फॉर्म के अंदर आपको नजर आएगी। अगर आप अपने किरदोनवा के अंदर आप देखें, अगर आपका जो लाइट है वह कर रही है तो लाइट एनर्जी की एक फॉर्म है। गाड़ी चल रही है तो उसके अंदर एनर्जी है। जो आपका सन है वो आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। जो आप फूड खा रहे हैं उसके अंदर इवन एनर्जी है। वो सन की एनर्जी जो है वो फूड के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गई। आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो आपके अंदर जो एनर्जी मौजूद है उसको आप उस फोर्स को आप फिर एक्सर्ट कर रहे हैं, उसको आप यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये दीज आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी को मेनली दो मेजर फॉर्म के अंदर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी एंड द अदर वन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ये जो दो मेजर फॉर्म्स हैं इनकी फर्दर सब फॉर्म्स हो सकती हैं। लाइक अगर हम काइनेटिक एनर्जी से क्या मुराद है, काइनेटिक एनर्जी किसी भी चीज में अगर मोशन है तो उसके अंदर जो एनर्जी है उसको हम काइनेटिक बोलेंगे। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी चीज की पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है। पहले मैं पोटेंशियल एनर्जी का आपको एग्जांपल देता हूं। अगर आपने कोई गुलेल जो है उसको आपने खींचा हुआ, बिल्कुल कसा हुआ है, तो नो इट हैज एन एनर्जी के, या कोई एरो है और बो है उसको आपने खींचा, उसको वो थ्रो कर सकता है टू अ फार अवे डिस्टेंस, तो अब उसके अंदर एनर्जी मौजूद है। वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन है। इस तरह अगर आपने कोई पत्थर बड़ी हाई बुलंद जगह पे रखा हुआ है तो उसके अंदर भी एनर्जी है कि वो नीचे आके वर्क परफॉर्म कर सकता है। इसी तरह अगर डैम के अंदर आपने पानी स्टोर किया हुआ है तो जैसे आप गेट खोलेंगे डैम्स के तो उसके अंदर जो एनर्जी है वो पोटेंशियल से काइनेटिक के अंदर चेंज हो जाएगी और वो टरबाइन को रोटेट करने की उसके अंदर एबिलिटी है और उससे वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकती है। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी चीज़ की जो है वो पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हो सकती है। और पोटेंशियल एनर्जी का अगर आप फार्मूला देखें तो वो मैस इंटू mgh उसको हम बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, जहाँ पे m स्टैंड फॉर मैस, g स्टैंड फॉर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, s स्टैंड फॉर हाइट। कोई चीज़ जितनी ज़्यादा हाइट पे होगी, जितना किसी चीज़ का मैस ज़्यादा होगा उतनी उसके अंदर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी की हम बात कर रहे थे तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसी भी चीज़ के अंदर जो मूविंग है वो उसके अंदर उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। लाइक अगर पानी फ्लो कर रहा है, गाड़ी चल रही है, या बुलेट जो है पिस्टल की वो मूव कर रही है, तो दे आर परफॉर्म ड्यू टू द मोशन, के उनके अंदर मोशन है तो वो एनर्जी उनके अंदर मौजूद होती है। अब इनकी सब फॉर्म्स ही आप उनको कह लें, इनकी काइंड्स भी होती हैं। लाइक जो हीट है वो काइनेटिक एनर्जी की एक फॉर्म है। इसी तरह जितना भी ये जो विंड है अगर चल रही है तो उसके अंदर जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी। अगर करंट्स मूव करें तो वो काइनेटिक एनर्जी है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं साउंड की या इलेक्ट्रिसिटी की, तो जो आपका साउंड है, साउंड वेव जो है वो ट्रेवल करती हैं थ्रू अ मीडियम, तो जो साउंड वेव्स हैं वो भी एक काइनेटिक एनर्जी के एग्जांपल है। पोटेंशियल एनर्जी सर मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी, जिस तरह यूरेनियम के थ्रू हम एनर्जी लेते हैं तो वो पोटेंशियल है। केमिकल बॉन्ड्स के अंदर जो एनर्जी है उसको हम बोलते हैं वो पोटेंशियल है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, किसी चीज़ की हाइट की बुनियाद पर जो उसके अंदर एनर्जी होती है वो भी पोटेंशियल है। तो हम काइनेटिक पोटेंशियल को फर्दर इस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन तो एग्जामिनर ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछता, मैक्सिमम हो सकता है कि वो 2 मार्क्स का डेफिनेशन पूछ ले। समटाइम्स यू कैन आस्क के एनर्जी की फॉर्म्स क्या और काइंड्स क्या हैं, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। एनर्जी की जो फॉर्म्स हैं वो एक्चुअली पोटेंशियल और काइनेटिक ही हैं, यही 2 फॉर्म्स हैं। फिर अगर उसके हम काइंड्स की बात करते हैं तो वो काइंड्स तो बेशुमार हो सकती हैं। उसको आप थर्मल, हाइडल, पोटेंशियल, जियोथर्मल, टाइडल के कई फॉर्म्स के अंदर आप काइंड्स के अंदर उसको आप डिवाइड कर सकते हैं। अब आते हैं हम एक टॉपिक की तरफ जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस पे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं। व्हाट इज अ रीन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी। जब हम रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एक्चुअली की बात की जाती है, सिंपली उसको शॉर्ट फॉर्म में रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी भी कहा जाता है। तो जो रीन्यूएबल एनर्जी है वो क्या है? तमाम वो सोर्सेज
जिनको अगर हम यूटिलाइज करें तो वो सोर्स डिप्लीट नहीं होता, आप उससे मजीद एनर्जी क्या कर सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रीन्यूएबल, रिसोर्स रीन्यू हो जाते हैं। इसके एग्जांपल देते हैं, सन से आपको हीट आती है तो सन की एनर्जी खत्म नहीं हो रही, सन एज ए सोर्स जो है वो इन्फिनिट है। हम अगर हम बहुत लॉन्गर सेंस में बात करें तो हो सकता है 4.5 बिलियन साल के बाद जो है वो सन जो है उसकी एनर्जी जो है वो थोड़ी मध्यम हो जाए, लेकिन दैट इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड। फिर इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि हवा चल रही है तो जो विंड है उसकी एनर्जी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के अंदर, तो विंड का रिसोर्स जो है वो डिप्लीट नहीं होगा। लाइक कह लें कि विंड के अंदर से कोई चीज जो है वो कम नहीं हो जाएगी, सिर्फ उसकी एनर्जी जो है उसको हमने हार्वेस्ट कर लिया इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, उसको कन्वर्ट कर लिया। सिमिलरली रनिंग वाटर जो है उसको अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वाटर जो है इटसेल्फ उसका भी ना मैस कम होना है ना वेट कम होना है, सिर्फ हमने उसके अंदर जो रनिंग वाटर के अंदर एनर्जी है उसको हमने हार्वेस्ट कर लिया है। तो वाटर जो हाइड्रो एनर्जी है वो भी आपकी रीन्यूएबल रिसोर्स है। तो रीन्यूएबल रिसोर्सेज की एग्जांपल्स कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताई, पहले नंबर पे आपकी सोलर एनर्जी हो गई, दूसरे नंबर पे आपकी विंड एनर्जी होगी, तीसरे नंबर पे आपकी हाइड्रो एनर्जी होगी, चौथे नंबर पे उसको हम टाइडल भी बोलते हैं, जो टाइड्स द्वारा प्रोड्यूस हो रही होती है उससे भी हम एनर्जी हासिल करते हैं। फिर इसी तरह आपकी जियोथर्मल, अर्थ के अंदर, अर्थ इटसेल्फ इज अ बिग रिसोर्स ऑफ एनर्जी, तो अर्थ के अंदर से पानी जो है वो पंप करते हैं, वो पानी अर्थ की हीट की वजह से गर्म हो जाता है और वो स्टीम की शक्ल में जब ऊपर को आता है तो उसकी वजह से फिर टर्बाइन को रोटेट करते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं कि ये जियो थर्मल एनर्जी है। फिर इसी तरह एक और है जिसको हम बोलते हैं बायोमास या बायो एनर्जी। बायो एनर्जी से क्या मुराद है, आपने बायोगैस का नाम तो सुना ही होगा, ये भी अभी मैं सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज बता रहा हूँ। बायोगैस का तो आपने नाम सुना होगा कि जो घरों के अंदर गले सड़े पत्ते होते हैं या सब्जियों की रिमेन्स होती हैं या खाने का जो बचा खुचा मटेरियल होता है इसको, और इसी तरह अगर जानवरों का जो मैन्योर होता है खेतों में या जो जिम्मेदार हैं वो अगर क्या करें कि जो गोबर है उसको और गले सड़े पत्तों को अगर किसी टैंक में डाल के उसकी फर्मेंटेशन उसको होने दें, फर्मेंटेशन का मतलब उसकी डिग्रेडेशन डीजनरेशन उसकी होने दे मटेरियल की थ्रू बैक्टीरिया, जब वो बैक्टीरिया उस मटेरियल को ब्रेक करता है तो वहां से वो गैस प्रोड्यूस करता है, दैट इज मीथेन गैस। वो मीथेन गैस आप कुकिंग के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आप जनरेटर भी चला सकते हैं, उससे आप ट्यूबवेल भी चला सकते हैं। अब आपको जो मटेरियल था वो क्या था, वो बायोलॉजिकल मटेरियल है, वो कोई प्लांट रिसोर्स से या एनिमल रिसोर्स से आप हासिल कर रहे हैं। जब वो प्लांट और एनिमल रिसोर्स से हासिल कर रहे हैं वो आपका रिन्यूएबल है, उसको आप बार बार प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो देयरफॉर दैट इज आल्सो कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी। अब यहाँ पे क्वेश्चन पास का आ जाता है, स्टूडेंट्स पूछते हैं सर वुड जो है इज इट अ रिन्यूएबल एनर्जी। जब हम वुड की बात करते हैं तो समटाइम्स स्टूडेंट्स थिंक दैट कि वुड जो है वो जब हम उसको बर्न करेंगे तो वो खत्म हो जाएगी। इसको आपने इस एंगल से नहीं देखना। वुड या वुड जो है लकड़ी जो है वो आपकी कहां से आ रही है, वो आपकी दरख्त से आ रही है। आपने दरख्त एक को काटा तो जमीन में आप नया दरख्त लगा लेंगे। तो जो आपका सॉइल है एज एक्चुअली वो सोर्स है जहां से आप फॉरेस्ट को क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। सो देयरफॉर वुड इज अ रिन्यूएबल सोर्स एज वेल। ऑन द अदर हैंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज व्हिच कांट बी रिन्यूड आर दे डिप्लीट आफ्टर देयर कंजम्पशन। इसकी मैं एग्जांपल पहले भी आपको बता चुका हूं कि वो तमाम रिसोर्सेज लाइक जिस तरह के पेट्रोल हो गया या नेचुरल गैस हो गई जिसको हम सीएनजी बोलते हैं, या इवन एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो गई, डीजल हो गया, ये तमाम फॉसल फ्यूल्स कहलाते हैं। इनको हम एक कैटेगरी के अंदर क्लब करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, दैट आर कॉल्ड फॉसल फ्यूल्स। फॉसल फ्यूल्स आर क्लासिफाइड एज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। इनकी सबसे बड़ी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि जब हम इनको एक दफ़ा इस्तेमाल कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं, तो ये कंजम्पशन के बाद ये डिप्लीट हो जाते हैं। अच्छा, सिर्फ ये नहीं है कि इनको प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता बाद में, इनको लेबोरेटरी के अंदर ये तमाम के तमाम जो फॉसल फ्यूल्स हैं इनको लैब के अंदर प्रोड्यूस किया जा सकता है। बट द प्रॉब्लम इज कि जिस लेवल पे इनकी कंजम्पशन है उस लेवल पे इनकी प्रोडक्शन नहीं हो सकती। एंड द सेकंड थिंग इज कि अगर फर्स्ट की इनको प्रोड्यूस भी करना तो उसमें हमें एनर्जी चाहिए अगेन, तो एनर्जी का ही को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हम अगर यूटिलाइज करेंगे तो एफिशिएंसी जो है उसमें नहीं रहेगी। इसको आप इस तरह से कंपैरिजन कर लें कि आप लैब के अंदर अगर
गैस या फ्यूल प्रोड्यूस करते हैं तो उस पर आपका एक्सपेंस कितना ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अगर आप नेचर रिसोर्स की बात करते हैं, लाइक जिस तरह वाटर है या गैस है सॉरी विंड है। तो विंड से या आप वाटर से अगर एनर्जी अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो विंड और वाटर जो है वो तो डिप्लीट नहीं होंगे, वो तो आपको फ्रीली रिसोर्स अवेलेबल है, जबकि इसमें आपका लैब के अंदर अच्छा सारा खासा जो एक्सपेंस इसमें शामिल होगा। तो ये एक मेजर डिफरेंस था जो कि हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे करते हैं। इसमें एग्जाम में अक्सर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि यू हैव टू differentiate between renewable and non-renewable energy resources, and sometimes even examiner asks that explain it with the examples। तो वो तो एग्जाम्पल्स वन बाई वन सारी करके आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी। बाज़-औक़ात इस तरह होता है कि एग्जामिनर स्पेसिफाई कर देता है कि आप रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में से हाइड्रो एनर्जी कैसे वर्क करती है, विंड एनर्जी कैसे वर्क करती है या सोलर एनर्जी कैसे वर्क करती है, तो उसको भी आप एक्सप्लेन करें। इन दैट सिनेरियो आपको क्या करना है कि बुक के अंदर इनके ऊपर एक एक पैराग्राफ हमने ऑलमोस्ट लिखा हुआ है कि लाइक विंड एनर्जी जो है उसमें विंड मिल होती है, जब उसके विंड मिल के ब्लेड्स रोटेट करते हैं तो उनके साथ एक छोटी सी मोटर अटैच होती है, वो मोटर एक्चुअली जनरेटर होता है जो आपका एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होता है। और देन देयर आर हंड्रेड्स ऑफ विंड मिल्स जो कि इस तरह से एनर्जी जनरेट कर रही होती हैं और वो तमाम की तमाम एनर्जी जो है वो एक नज़दीकी पावर स्टेशन जो है वहाँ पे उसको वो ट्रांसफॉर्म कर रही होती हैं और वहाँ से फिर उसको आगे सप्लाई कर दिया जाता है। तो इस तरह करके आपको जो है वो किसी एक अगर स्पेसिफिक रिसोर्स की बात आ जाती है, सिमिलरली हाइडल पे अगर बात आ जाती है कि हाइडल में कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो यू हैव टू राइट एट लीस्ट और एट मैक्स वन पैराग्राफ आपने उस पर लिखना है। नाउ कम्स टू द सेकंड क्वेश्चन। अगर आप एनर्जी के रिलेटेड बात करते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के अलावा एक और भी एक कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव एनर्जी। अब स्टूडेंट्स पास कर इसको कंफ्यूज कर जाते हैं, दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड कि रिन्यूएबल और अल्टरनेटिव एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में फ़र्क क्या है। एक तो बात है कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में फ़र्क तो सिंपल है, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स का। जिसमें रिसोर्स डिप्लीट हो जाए वो नॉन रिन्यूएबल है और जिसमें रिसोर्स जो आपका डिप्लीट ना हो वो आपका रिन्यूएबल है। Now comes to the alternative energy। alternative energy प्योरली एक आपकी कह लें कि इकोनॉमिक टर्म है, इसको हम इकोनॉमिक्स के साथ अगर रिलेट करेंगे तो आपको इसकी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। अल्टरनेटिव एनर्जी से मुराद है कि तमाम वो एनर्जी रिसोर्सेज जिनको हम ऑलरेडी यूटिलाइज नहीं कर रहे, दोज रिसोर्सेज आर कॉल्ड अल्टरनेटिव्स। इट्स वेरी सिंपल। लाइक अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल करते हैं तो हाउ मच एनर्जी वी आर गेटिंग फ्रॉम द सोलर और हाउ मच एनर्जी वी आर गेटिंग फ्रॉम द बायोफ्यूल्स, तो इट्स वेरी लिटिल। अगर हम फर्स्ट के बायोफ्यूल की बात करते हैं तो कितना बायो डीजल या बायो इथेनॉल पाकिस्तान के अंदर सेल हो रहा है। अगर आप बाकी कंट्रीज की बात करते हैं, ब्राजील की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें या इवन बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज की बात कर लें, तो वहां पे बायो इथेनॉल की एक ह्यूज क्वांटिटी जो है वो सेल हो रही है। पाकिस्तान के अंदर दिस इज एन अल्टरनेटिव। अगर हम डीजल और पेट्रोल के साथ एथेनॉल मिक्स करके या बायोडीजल की फार्म के अंदर उसको हम सेल करेंगे तो हमारी इकोनॉमी पे प्रेशर कम पड़ेगा, हमारी उसमें अच्छी खासी इनकम जो अपना जो बजट है उसकी सेविंग होगी, हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो कम होगा और जो हमारा एक डेफिसिट आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का उसमें भी हमें बेनिफिट होगा। तो एज अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज के अंदर तमाम वो एनर्जी सोर्सेज आ जाते हैं जिनको हम ऑलरेडी एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे। तो पाकिस्तान के सेंस में मैंने आपको एग्जांपल दी बायोफ्यूल की, दूसरी मैंने एग्जांपल दी आपको सोलर की, तीसरी आप विंड मिल की कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, इसमें एक बात याद रखें कि आप बात स्टूडेंट्स कहते हैं सर वो देखिए फलां जगह पे एक वो प्रोजेक्ट लगा हुआ है, अगर कोई पायलट प्रोजेक्ट कहीं पे लगा हुआ है तो उसको हम ये नहीं समझ सकते कि पाकिस्तान की बहुत ज्यादा उस पर रिलायंस है। तो पायलट प्रोजेक्ट तो टेस्टिंग के लिए हर तरह के यहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन हमारा वो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। हमारे पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। लाइक विंड की अगर हम बात करते हैं तो हमारी जो सारी कोस्टल बेल्ट है वहां पे हम विंड एनर्जी जो है उसकी टर्बाइंस जो है विंड टर्बाइंस लगा सकते हैं। फिर एक दूसरी और बात याद रखें कि जो हमारा अल्टरनेटिव एनर्जी जो हमारे लिए अल्टरनेटिव है वो किसी दूसरे कंट्री के लिए अल्टरनेटिव नहीं है। लाइक से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं फ्रांस की, तो फ्रांस जो है उसका मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है वो न्यूक्लियर है, तो उसके लिए अदर सोर्सेज लाइक विंड हो गया या हाइडल हो गया वो उनके लिए अल्टरनेटिव हो जाएगा। तो हर कंट्री का अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्स डिफरेंट हो जाएगा। इट्स नॉट काइंड ऑफ अ पेट डेफिनेशन, ये पेट डेफिनेशन ही है, ये वर्ड ही आपको सिंपल शो कर रहा है कि अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्स आपका क्या है जिसको आप एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे। अनटैप्ड रिसोर्सेज जो आपके अनएक्सप्लॉइटेड है, अनटैप्ड रिसोर्सेज है, उसको हम अल्टरनेटिव बोलेंगे।
एंड पे आ जाता है कि कभी कभार ये जो टॉपिक है ये आपका ऐसे के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इस पे जो रिसेंट और जो लेटेस्ट आपने फैक्ट्स एंड फिगर है वो आपने लाजमी कलेक्ट करने हैं कि पाकिस्तान की जो टोटल एनर्जी प्रोडक्शन कितनी है, उसके बाद पाकिस्तान की टोटल एनर्जी डिमांड कितनी है, ईयर वाइज वो डिमांड बढ़ कितनी रही है, और जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें हाइडल का कितना शेयर है, थर्मल का कितना शेयर है। लाइक इस वक्त आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है पाकिस्तान में वो थर्मल सोर्सेज से हो रही है, और सेकंड नंबर पे आपका हाइडल आ जाता है। तो ये आपने मिक्स भी याद रखना है कि किस किस रिसोर्स से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। फिर उसके बाद आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, लाइक अगर हम बात करते हैं सर्कुलर डेट की तो उसका पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का सर्कुलर डेट कितना है। जब आप पेपर में जा रहे होंगे तो अगर इस पे आपका एससी आ जाता है तो स्पेसिफिक डिटेल्स अगर आपको पता होंगी तो आप अच्छे मार्क्स वहाँ पे फैच करेंगे। उसके बाद आपका इसमें दो कंसेप्ट और आते हैं, एक होता है एनर्जी कंजर्वेशन और एक होता है एनर्जी एफिशिएंसी। आपका कोई अगर ऐसे ही आ जाता है तो उसमें आपको सजेशन में या सोल्यूशन में ये इन्फॉर्म करना है या बताना है कि एनर्जी कंजर्वेशन से क्या मुराद है। एनर्जी कंजर्वेशन से मुराद है लाइक अगर मैं अपने रूम में स्टडी कर रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरे कमरे के अंदर जो है वो 4-5 बल्ब चल रहे हैं, एक पंखा भी चल रहा है, एक एसी भी चल रहा है। लाइक अगर आपका एसी वर्क कर रहा है, यू डोंट नीड टू रन द फैन, आपको पंखा चलाने की जरूरत नहीं है। फिर आपको इसी तरह अगर आपके कमरे में 3-4 लाइट्स लगी हुई हैं तो आपको जितनी लाइट्स की ज़रूरत है उसको उतनी को सिर्फ इस्तेमाल करें। आप टीवी वॉच नहीं कर रहे, नहीं देख रहे आप, लेकिन टीवी जो है वो आपका प्लग्ड इन है और उसकी लाइट स्टिल ऑन है, तो ये वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। तो जो एक्स्ट्रा कह लें जितने भी सोर्सेज हैं जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, अगर उसको आप उसका यूजेज जो है वो मिनिमाइज कर दें तो आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहलाएगा। इसी तरह एक है आपका एनर्जी एफिशिएंसी। एनर्जी एफिशिएंसी से मुराद है कि आप जो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो जो ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी है उसको रिप्लेस करके आप एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का अगर इंट्रोडक्शन करवाएंगे तो दैट वुड बी कॉल्ड एनर्जी एफिशिएंसी। सिंपल से एग्जांपल आपको देते हैं, अगर आपके घर के अंदर पुराने वो हैलोजन बल्ब लगे हुए हैं, अगर उनको रिप्लेस करके आप कम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप्स जो होते हैं वो आप लगा दें, या उसकी जगह पे भी अगर आप एलईडी जो लाइट है वो लगा दें, वो इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उससे जो एनर्जी की जो कंजम्पशन है वो बहुत कम हो जाती है, तो दैट वुड बी कॉल्ड एनर्जी एफिशिएंसी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। सी यू अगेन इन विद द नेक्स्ट टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।